हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हो गए होंगे और जो बच्चे नीट या आईआईटी की लाइन में नहीं जाना चाहते वो आप सभी बीएससी वाले हो। तो बीएससी वालों की भरपूर डिमांड थी। आप सभी बच्चे कह रहे थे जो मेरे साथ 12वीं में जुड़े हुए थे कि सर आप बीएससी का कोर्स ज़रूर करवाना, हमें बीएससी का कोर्स ज़रूर करवाना। तो आप सभी की डिमांड पर ही मैं ये बीएससी का कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो और बीएससी के लिए जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले 2-4 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, फिर अपने स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक तो क्या है कि आप सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से हो, ठीक है, और सारे राजस्थान से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। और कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने पूछा था आप सभी से कि जो आपकी बुक्स हैं उनके नाम बताओ मुझे और आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, तो उसमें जो 2 बुक्स हैं वो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम आई। तो जैसे यहाँ पर मैं हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ, तो हमारे यहाँ पर गंगा सिंह यूनिवर्सिटी लगती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो उसमें 3 बुक्स लगती हैं, मैकेनिक्स की लगती है, एक मैथमेटिकल फिजिक्स की होती है और एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक है, ठीक है। तो जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बुक है, वो बुक लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। और कई जगह क्या है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसकी जगह ऑप्टिक्स की जो बुक है वो लगाई हुई है, ठीक है। ऑप्टिक्स की बुक लगती है, तो वो यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब होता है, अपने उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसी कारण जो सबसे कॉमन बुक मैकेनिक्स वाली जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगती है फर्स्ट ईयर में, तो वो बुक अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो ये बच्चों कि जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा बीएससी के, ठीक है, बीएससी जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको ऐसे नहीं भी जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट यूनिट में हो, किसी में और सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स है उसमें फर्स्ट यूनिट में हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है इसमें फर्स्ट यूनिट में ये वाला टॉपिक हो, कोई और यूनिवर्सिटी उसमें फोर्थ यूनिट हो ये वाले टॉपिक की। तो बीएससी में जो आपको पढ़ना होता है इसमें हर जगह सेम बुक नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन जो अपने राजस्थान में कॉमन बुक चलती है वो सीबीएच की बुक चलती है। वो हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, ठीक है। और लगभग यूनिवर्सिटीज़ इसी बुक को प्रेफर करती हैं। यही बुक आपके क्या है जो लगती है यूनिवर्सिटीज़ में। बाकी और बहुत है, ठीक है। बाकी आप क्या है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। जैसे मैं आज मैकेनिक्स की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैकेनिक्स ऐसे नहीं भी सीबीएच की बुक की आती है, मैकेनिक्स के लिए बहुत सारे राइटर्स की आती है। मेरे पास इतनी इतनी मोटी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि मुझे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ करवानी होती है। तो ज़्यादा प्रेफर मैं आपको सीबीएच की बुक ही करूँगा, अभी सीबीएच की बुक करो। कारण उसका ये है कि देखो बच्चों, अगर तो आपको रिसर्च वाले फील्ड में जाना है, फिर तो आप गहराई से दूसरी बुक्स को पढ़ो। पहली बात ये है कि जो आपकी बीएससी है इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्या करो कि एक ही सब्जेक्ट की 3-4 बुक्स को पढ़ दो। आपको बस इतना ही टाइम होता है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, ठीक है। और इसमें कॉलेज पर कोई प्रेशर नहीं होता है, कॉलेज जो आपका स्टाफ है उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे 12th तक तो होता था, स्कूल के स्टाफ पर फुल प्रेशर होता था कि आपको सिलेबस पूरा करवाना है, टेस्ट लेने हैं, सब कुछ करना है। कॉलेज में लेक्चरर अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, ठीक है। और उन्होंने अगर मान लो आपके 5 यूनिट है, 5 में से 3 ही करवाए, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते सर 2 यूनिट छुड़वा दिया आपने, ये है वो है। वो अपनी मर्जी से करवाते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या है कि अपना सिलेबस भी पूरा हो जाए और एक सिंपल वे में अपने उसको समझ भी सकें। और जो सिलेबस मैं आपको अब करवाऊंगा ये आप आगामी टाइम में जो टीचिंग एग्जाम है उनके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। जो टीचिंग एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, क्योंकि बीएससी वाले बच्चे ज़्यादातर 90% बच्चे टीचिंग लाइन में ही जाते हैं। तो जो बच्चा टीचिंग लाइन में जाना चाहता है उसके वो क्या है कि उसकी टीचर की जो तैयारी है, खास करके फर्स्ट ग्रेड में जैसे फिजिक्स होता है, या सेकंड ग्रेड साइंस टीचर बनना चाहते हैं उसमें फिजिक्स आता है, तो वो क्या है कि उसकी तैयारी आज से स्टार्ट होगी, समझ लो, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते ही चलना है हर एक चीज, और ज्यादा बुक्स के झंझट में मत पढ़ना। एमएससी में खूब बुक्स पढ़ लेना आप, अगर आप बीए एमएससी फिजिक्स में करना चाहते हो वहां आप खूब बुक पढ़ लेना। वहां मैकेनिक्स की 3-3 4-4 होती हैं।
तो हर एक जगह हर कॉलेज अपनी अलग अलग बुक लगवाता है। कई जगह कहते हैं कि आप ये वाली बुक ले आओ, कोई कोई कहता है, ठीक है। जैसे गोल्डस्टीन की बुक आती है, गोल्डस्टीन राइटर है, जो फॉरेन राइटर है वो, उसकी क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक आती है, वो बहुत ही हाई लेवल की बुक है। तो ऐसे बुक्स तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से अच्छी बुक लेके चलना, और सीबीएच की बुक सबसे अच्छी है, ठीक है। उस हिसाब से इसमें न्यूमेरिकल भी खूब है। तो देखो, आज अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो अपना है मैकेनिक्स, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स, और इसमें जो अपना चैप्टर या टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो इसके नोट्स हैं वो नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, जो यहाँ पर क्लास में होगा। देखो, आपको क्या करना है, लगभग 90% नोट्स यही होंगे, ठीक है ना। आप यहीं से नोट्स बनाओ, मैं तो कहता हूँ। और बाकी बीएससी में जो बच्चा खुद अपने नोट्स तैयार करता है वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ ये, बाकी क्या है, मैं जो करवाऊंगा यहाँ पर 90% वो नोट्स ही हैं, थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो यही नोट्स हैं। और अगर मैं अलग से नोट्स बनाने लग गया तो उसमें टाइम लग जाता है। हाँ, मेरी इच्छा जरूर है कि नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन अगर बाई चांस नहीं हो पाए तो फिर आपके नोट्स यही हैं, यही मैं पीडीएफ वहां पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप नीचे देख रहे हो आरबीएससी फिजिक्स नोट्स के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर आपको 11वीं 12वीं के नोट्स मिल जाएंगे सारे, और बीएससी के नोट्स अब डालने में उस पर स्टार्ट कर दूंगा। तो देखो, आज जो क्लास है अपनी, इसमें अपने 2 टॉपिक करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जो कुछ अपने पीछे वाला जो अपने 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है वहां से अपने स्टार्ट करेंगे, और जो मैकेनिक्स थी वो आपने खास करके 11वीं क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो वहीं से अपने स्टार्ट करेंगे, और वहां से करते करते थोड़ा थोड़ा ऊपर लेवल तक जाएंगे। तो आज की जो क्लास है ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो आपने अब तक चीज पढ़ी हुई है उसी को रिपीट कर रहे हैं। और तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि अपने आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आप भी प्लीज़ सर का ज़रूर साथ देना। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आगे ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैकेनिक्स या यांत्रिकी, तो इसमें अपने चैप्टर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले इसे ही समझते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें लिखा हुआ है ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स है वो अपने स्टार्ट की थी, कोई भी वस्तु लेते हैं या तो अपने, ठीक है, वस्तु या कण लेते हैं अपने। फिजिक्स में अपने किसी भी वस्तु को क्या बोल देते हैं, कण बोल देते हैं, या इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल। हाँ, ये वाली जो मेरी क्लास है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए कंबाइंड रहेगी, क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी मीडियम अलग अलग डालने लग गए तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, उतना मेरे से नहीं संभला जाएगा बच्चों। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन क्लास है। आप यहाँ से जो भी टर्म मैं हिंदी में बोलूंगा वो इंग्लिश में भी बोलूंगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, फिजिक्स में किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बड़ी से बड़ी चीज है, उसको कण मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं, ठीक है। पार्टिकल क्यों मानते हैं, क्योंकि अपने को जो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं जब अपने, तो तब वो चीज ऐसे नहीं भी वैसी की वैसी अपने यहाँ पर लाकर रख दें। कि मान लो कोई आपके घर में बॉक्स है, ठीक है, वो बॉक्स क्या है, 2 फीट लंबा है, तो वो बॉक्स को उठा के अपने वहां पर रख के और उसकी स्टडी करे तो अपने से नहीं होगी उसकी स्टडी, ठीक है। तो अपने उसको क्या मान लेते हैं, पार्टिकल मान लेते हैं, कण मान लेते हैं। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अपने फिजिक्स में पार्टिकल मान के काम करते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल की 2 स्टेट्स होती हैं अलग अलग। क्या होती हैं, 2 स्टेट्स होती हैं। या तो ये पार्टिकल क्या हो सकता है, स्थिर हो सकता है, मतलब कि ये वाला पार्टिकल स्टेबल हो सकता है, ठीक है। या फिर ये जो पार्टिकल है ये गतिशील हो सकता है, यानी कि मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो कण की 2 स्थितियां होंगी, स्थिर हो गया या गतिशील हो गया, 2 हो सकती हैं। अब स्थिर या गतिशील जो होता है, ये देखा गया कि स्थिर या गतिशील कण की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, ठीक है। 2 तरह की पोजीशन हो सकती हैं, या स्टेबल हो सकता है या मोशन में हो सकता है। हाँ, एक बात मेरी और याद आ गई, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। देखो, जो आपकी बीएससी की क्लास है इसमें मैंने क्या किया था, मैं अपना बताता हूँ कि आगे जाके एमएससी अपने ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होती है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओगे एमएससी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगी। तो मैं आपको कहता हूँ कि अब से आप हिंदी को पढ़ना धीरे धीरे कम कर दो और इंग्लिश को ज्यादा पढ़ो,
मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं हिंदी की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, आप ऐसे समझ लो कि सर हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं या और। मैं आपको ओनली फ्यूचर में आने वाली चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपकी फ्यूचर में आपके ज़्यादा काम आएगी वो इंग्लिश आएगी, क्योंकि अपने सिस्टम ही ऐसा है कि आपकी जो एमएससी है वो इंग्लिश में ही होती है, खास करके फिजिक्स में जो एमएससी होती है वो इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश वाली टर्म अब ज़्यादा पढ़नी स्टार्ट कर दो। हिंदी मीडियम वालों को मैं बोलना चाहूँगा, और बीएससी में बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी, हिंदी में उनके नाम आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में आप उनके इजीली नाम याद कर सकते हो। तो फिजिक्स में ज्यादा नाम इंग्लिश में आप याद रखने की ट्राई करो। तो देखो, ये जो कण की स्थिति होती है, कण की पोजीशन होती है, ये कण स्थिर हो सकता है, गतिशील हो सकता है। ये क्या होती है, न्यूटन ने अपने नियमों में बताया है कि ये जो कण की स्थिति होती है ये सापेक्षिक होती है। ठीक है, सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। अब आप कहोगे कि सर सापेक्षिक या रिलेटिव कैसे, कि किसी के सापेक्ष अपने बता सकते, किसी की रिलेटिव अपने बता सकते कि कण स्थिर है या गतिशील है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, अगर इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं। सबसे पहला अगर अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो देखो, अपने पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर अपने रहते हैं, पृथ्वी पर आप किसी जगह पर खड़े हो, एक तो आप खुद हो और एक आपके साथ क्या है, आप खुद हो तो एक आपके साथ है पेड़। ठीक है, एक आप खुद हो, एक पेड़ है। तो अब पेड़ के सामने आप खड़े हो, ठीक है, पेड़ के सामने, ट्री के सामने आप खड़े हो। तो अब आप एक दूसरे के, पेड़ आपके सापेक्ष स्थिर है और पेड़ के सापेक्ष आप क्या हो, स्थिर हो। यानी अब आप कह रहे हो कि पेड़ स्थिर है, तो स्थिर किसके सापेक्ष कह रहे हो, अपने आप, क्योंकि आप खुद स्थिर हो तो पेड़ आपको स्थिर लग रहा है। लेकिन अगर इसी आपको और पेड़ को कोई दूसरा बंदा मून से देखे, ठीक है, मून यानी चंद्रमा से अगर आपको देखे, तो चंद्रमा से अगर आपको देखेगा तो आप दोनों ही उसको क्या दिखाई दोगे, गतिशील दिखाई दोगे। और गतिशील भी कैसे, यानी मोशन में दिखाई दोगे। और कैसे, रोटेटिंग। कौन सी मोशन में, रोटेटिंग, यानी कि घूर्णन करते हुए आप दिखाई दोगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मून पे, मून से जब अपने अर्थ को देखेंगे तो सारी पृथ्वी क्या है, सारी अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो मून पर खड़े हुए व्यक्ति को आप क्या दिखोगे, गतिशील दिखोगे। लेकिन अगर आप खुद अर्थ पे खड़े हो तो आप क्या है, स्थिर दिखोगे। आप खुद भी अपने को कहोगे कि मैं स्थिर हूं, पेड़ मेरे सामने खड़ा है, स्थिर है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी मून से देखता है तो उसको आप कैसे दिखोगे, गति करते हुए दिखोगे। तो आप वही हो, पेड़ भी वही है, लेकिन एक स्थिति में वो क्या है कि आपको स्थिर दिख रहा है, दूसरी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को क्या दिख रहा है, गतिमान दिख रहा है, गतिशील दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर अपने एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, ट्रेन या कार में बैठे हुए हो, कोई भी हो सकता है, ट्रेन या कार। तो अब आप ट्रेन या कार में जब बैठते हो तो आपको जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, या फिर जो सड़क होती है, अगर आप कार से जा रहे हो तो पेड़ या सड़क आपको क्या है कि अगर आप खुद बैठे हुए हो यहाँ पर तो ये आपको गतिमान दिखाई देंगे। गाड़ी में जाते हो या ट्रेन में जाते हो या अपनी कार में जाते हो तो आपको ऐसे लगता है ना, पीछे जा रहे हैं सारे पेड़, या सड़क आपको चलती हुई दिखाई देती है। तो उस टाइम आप खुद जो कार में बैठे हुए हो, एक तो कार गतिमान है और एक आप खुद भी क्या हो, गतिमान हो। मान लो कार 80 की स्पीड से जा रही है तो आप खुद भी 80 की स्पीड से जा रहे हो, तो आप और कार दोनों वहां पर अपने आप को स्थिर मान रहे हो एक तरीके से, तभी आपको दूसरी चीज गतिशील दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मान लो कोई बाहर खड़ा है व्यक्ति, बाहर खड़ा व्यक्ति है कि आपको खड़ा हुआ बाहर देख रहा है, तो उसको देखो, पेड़ और सड़क अपने को गतिमान दिखते हैं, तो उसको जो बाहर खड़ा व्यक्ति है उसको ये वाले जो पेड़ और सड़क हैं ये तो क्या देंगे, स्थिर दिखाई देंगे। लेकिन जो आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी कार है, ये उसको गतिमान दिखाई देगी। आपको तो क्या लग रही थी, स्थिर लग रही थी। तो अब देखो, आदमी चेंज होने से जो स्थिति है वो चेंज होगी। एक आदमी उसको देख रहा है चीज को तो वो क्या है, उसके लिए स्थिर है, लेकिन आपके लिए वो चीज गतिमान भी हो सकती है। ठीक है, आपके लिए पेड़ गतिमान है जब आप कार में बैठे हो, यानी वो मूव कर रहे हैं पेड़, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति के लिए अगर वो सड़क पर खड़ा हुआ है तो उसके लिए स्थिर हो सकते हैं। इस गति को अपने क्या बोल देते हैं, सापेक्षिक गति बोल देते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति।
ठीक है। तो गति जब भी परिभाषित होगी, मोशन जब भी परिभाषित होगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल जब भी डिफाइन होगा, परिभाषित होगा, किसके आधार पर होगा? वो रिलेटिवली होगा, सापेक्षिक होगा, उसकी सापेक्ष अपने किसी चीज के मानते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आ गई आपको। अब उसी के आधार पर अपने पास एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन यहां पे है निर्देश तंत्र की, ठीक है, निर्देश तंत्र, या यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। या इंग्लिश में द ऑब्जेक्ट और सिस्टम अबाउट विच द स्टेबल स्टेट ऑफ अनदर बॉडी इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि वो ऑब्जेक्ट या वो अपने क्या करें, ऑब्जेक्ट लें या फिर कोई सिस्टम लें जिसके रिस्पेक्ट क्या हो, किसी दूसरे पार्टिकल की पोजीशन को अपने बताते हैं। जैसे आपके सामने ट्रेन जा रही है, तो आप खुद क्या हो, आप खुद देख रहे हो ट्रेन को, तो आप खुद क्या हो? एक निर्देश तंत्र हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है। आप रेफरेंस पॉइंट हो, उसके सापेक्ष, उसके रिस्पेक्ट आप क्या देख रहे हो? गाड़ी को देख रहे हो। तो वो ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट अपने किसी दूसरी चीज को देखते हैं, वो खुद ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं? अपने निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो अब देखो, ये तो चलो अपनी बात होगी भी, अपने खुद को रेफरेंस मान रहे हैं, लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अपने किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से शो करते हैं? कोई भी कण है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको किस तरीके से शो करते हैं? तो इन फिजिक्स वी यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपने फिजिक्स में किसी भी कण को, किसी भी पार्टिकल को शो करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोल देते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब ये होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये दो तरह की होती है, ये एक वामाव्रत और एक दक्षिणाव्रत, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। अब होती क्या है ये? सबसे पहले मैं यहां पर राइट हैंडेड बना रहा हूं, ठीक है। जो अपने ग्राफ लेते हैं एक तरीके से, वो वाली चीज ही है, ठीक है। आप क्या करते थे? 3 एक्सिस ले लेते थे ऐसे, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक इधर ले लेते थे, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई एक्सिस बोलते थे, इसको जेड एक्सिस बोलते थे। और जेड यहां पर ये है, बाहर की ओर है, मतलब कि आउटवर्ड है, ठीक है। अब एक बिल्कुल इसके जैसा ही जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो होता है, उसमें अपने पता क्या लेते हैं? उसमें अपने इस प्रकार से लेते हैं, ये x है, y है, और ये यहाँ पर अपने z ले लेते हैं, और ये z यहाँ पर अंदर की ओर होता है, इनवर्ड होता है। तो अपने लगभग 99% या आपने तो 100% ही देखा होगा, लगभग यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने काम में लेते हैं, ठीक है। 100% यही लेते हैं। अपने क्या करते हैं फिजिक्स में, जब भी अपनी कॉपी पर, ठीक है, प्रैक्टिकल करके कॉपी पर किसी भी पार्टिकल को शो करना हो, तो अपने सबसे पहले ऐसा ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पर एक मान लो पार्टिकल को शो कर देंगे, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं कि ऐसे P पॉइंट पर कोई पार्टिकल पड़ा है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब एक्स वाई जेड क्या है? जो इसकी डिस्टेंस है, मान लो जो x है यहाँ पर, ये इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है, ये वाली भी है, इससे कितनी डिस्टेंस पे है? ये जो y डिस्टेंस है वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, और z है इसकी z एक्सिस से, ठीक है। तो ये 3D में अपने क्या लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेते हैं किसी भी पार्टिकल को फिजिक्स में शो करने के लिए, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड। ज्यादातर अपने राइट हैंडेड ही काम मिलेंगे, ये आपके कहीं नहीं काम आएगा, तो ये आपको ओनली दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा। बाकी राइट हैंडेड अपने काम में लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, राइट हैंडेड काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्स क्रॉस वाई करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं, बाहर की तरफ डायरेक्शन आती है, तो इसी कारण इसको राइट हैंडेड बोल देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको इतनी चीज कि अपने क्या है कि किसी भी पार्टिकल को शो करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने फिजिक्स में काम में लेते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी कई होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे भी, लेकिन एक बार यही। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके पास क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, इसमें अपने जो कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन को कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे शो करते हैं अपने, वो देखो कि अपने दो तरीके से शो करते हैं इसको। सबसे पहला तरीका है बाय पोजीशन वेक्टर,
स्थिति सदिश द्वारा या पोजीशन वेक्टर। देखो ये डायग्राम क्या है, आपकी जो सीबीएच की बुक है उसमें दिया हुआ है। देखो ये ओ यहाँ पर ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और ये एक्स, ये y और ये z एक्सिस है, और यहाँ P पॉइंट पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर में, P पॉइंट पर x y z पॉइंट, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई वस्तु पड़ी हुई है। ठीक है, समझ आई इतनी बात। तो इसका जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर अपने इसकी ओरिजिन से एक वेक्टर लें जो इस पॉइंट तक मिलता हो, मतलब स्ट्रेट लाइन लें, तो वो उसका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। मतलब कि वैसे तो डिस्टेंस तो नॉर्मल अपने इसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर अपने इसको शो कर देते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। मतलब जो इसकी पोजीशन को बताता है भी, जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पर पड़ा है। तो पोजीशन वेक्टर अपने आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, ये पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर अपने बोलते किसको है कि वो वाला वेक्टर जो क्या है, किसी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन से मिलाता हो, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपके बीएससी में यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है अपने को, जो चीज दी हुई है बेस बनाने के लिए अपना। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका यहां पर देखो क्या होता है, दूसरा तरीका यहां पर होता है बच्चों, बाय कोऑर्डिनेट्स, यानी निर्देशांक द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। अब निर्देशांक द्वारा कैसे, कोऑर्डिनेट द्वारा कैसे, तो देखो P जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अपने x y और z मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट होते क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, डिस्टेंसेस होती हैं पॉइंट की 3D में। OP इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस OL की, ठीक है, OL इज इक्वल टू, मैंने AP लिख रखा है यहां पर, A और P। तो ये वाली जो डिस्टेंस है x एक्सिस के रिस्पेक्ट है, ये वाली डिस्टेंस, और इस पॉइंट की x एक्सिस के रिस्पेक्ट जो डिस्टेंस है, ये OL भी हो सकती है और OP भी हो सकती है, वैसे CM भी हो सकती है। ठीक है ना, CM भी यही डिस्टेंस है और NB भी यही डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर दो ही लिखी है अपने। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा उलझन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि O से लेके और L पॉइंट तक, ये वाला यहाँ पर L पॉइंट तक है, या A से लेके P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये अपनी x के इक्वल है। और जब अपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको x i कैप लिखेंगे। मतलब x तो जो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और i कैप इसकी डायरेक्शन, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में ये है, तो i कैप इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यानी ये अपने को बता रहा है कि ये x डायरेक्शन में है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं OM लिखूं यहाँ पर, O से लेके M तक, तो ये y एक्सिस पर है, और OM के सामने वाली साइड CL भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, BP भी हो सकती है, AN भी हो सकती है, या NA भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने OM इज इक्वल टू BP, ये वाली डिस्टेंस ये y के इक्वल ले रखी है। ठीक है, क्योंकि देखो इस पॉइंट से मिल रही है ये वाली डिस्टेंस। आप कहोगे कि सर AP ही क्यों ली, यहाँ पर CM क्यों नहीं ली, या फिर BN क्यों नहीं ली, तो वो इस कारण नहीं ली क्योंकि इस पॉइंट पर जो तीन लाइन आके मिलती हैं, बस वो वाली डिस्टेंस आपको लेनी है। तो ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इस कारण AP, BP और CP तीनों ली हुई हैं। इसी तरीके से ON वेक्टर इज इक्वल टू CP Z K कैप आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये पोजीशन वेक्टर हैं, किसके हैं, जो आपका पॉइंट P है इसके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं कि नाउ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले रहा हूं, आप डायग्राम में वो वाला ट्राइंगल देखो आप, कौन सा ट्राइंगल है, ONB, इन ट्राइंगल ONB। अब ONB ट्राइंगल यहां पर कौन सा है, अगर मैं आपको यहां पर शो करूं ONB ट्राइंगल, तो मैं आपको कलर इसमें फिल करके दिखा देता हूं। ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर ले अपने, ताकि कलर भरा जाए इसमें। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ONB, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने। अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले डायरेक्शन शो की। देखो ये वाली डायरेक्शन तो x की डायरेक्शन में है ही, x एक्सिस के अलोंग। अब ये बिल्कुल इसके सामने वाली साइड है, तो ये डायरेक्शन भी अपने यही लेंगे, यानी NB वेक्टर की लेंगे डायरेक्शन। और ये क्या है, यहाँ पर Z डायरेक्शन में है। तो ट्राइंगल ONB में अगर मैं लगाऊं यहाँ पर
त्रिभुज नियम, क्या लगाता हूं, त्रिभुज नियम, सदिश का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल अगर लॉ यहां पर लगाता हूं, ट्राइंगल लॉ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं इसको। आप देखो ट्राइंगल लॉ लगा के, इसमें ट्राइंगल लॉ अपने को क्या कहता है कि अगर मान लो कि जैसे दो, ये वाला ए बी सी, ये ट्राइंगल है कोई, इसमें एक ए बी वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा बी सी है और तीसरा ए सी है। तो जो दो डायरेक्शन कंजिक्यूटिव होते हैं, मतलब जो लगातार दो वेक्टर होते हैं, उनका सम तीसरे की इक्वल होता है। तो यहाँ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल आता है। ये ट्राइंगल लॉ है, ठीक है। दो तो कंटिन्यूट होंगे, मतलब एक वेक्टर जहां पे खत्म होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, और एक इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ है यहां पर, ठीक है। इसको मैं यहां पर रफ कर देता हूं, तो ये ट्राइंगल लॉ है। तो अगर अब मैं यहां पर ट्राइंगल लॉ लगाता हूं, तो देखो दो लगातार वेक्टर यहां पर कौन से हैं, एक तो ओ एन वेक्टर है और दूसरा एन बी वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर है जो ओ बी वेक्टर आ रहा है यहां पर, ये ओ बी वेक्टर क्या है, इसके अपोजिट है। तो यहां पर अपने क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ में लिखता हूं मैं यहां पर ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर लिखूं एन बी वेक्टर, ठीक है, और प्लस में ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर। तो अब देखो अगर मैं ओ एन वेक्टर की बात करता हूं, यहां पर ओ बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एन बी वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो ये एक्स आई कैप आ जाएगा, ठीक है। और ओ एन की बात करता हूं अगर मैं यहां पर, ये वाला ओ एन है, तो ये ओ एन आपने यहां पर लिखा हुआ है, यहां से जेड के कैप के इज इक्वल है, ये वाला क्या है, जेड के कैप के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब उसके बाद देखो बच्चों, अपने एक और ट्राइंगल लेते हैं यहां पर, और वो वाला ट्राइंगल कौन सा है, दूसरे कलर से, अपने दूसरा कलर मैं इसमें फिल कर देता हूं इस वाले ट्राइंगल में। अब अपने ट्राइंगल लेते हैं ये वाला। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये ट्राइंगल आप ऐसे कैसे ले रहे हो, तो ये आपको ऐसे ही लेने पड़ेंगे, इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करना आप। ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, इसमें कलर मैंने फिल कर दिया है, ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ बी पी, ओ बी पी। तो अब इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो देखो ये वाला आर वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर वाली है, और ये जो वेक्टर है यहां पर जो आपका ये वाला वेक्टर, ठीक है, ओ बी, एक साइड इसकी ये होगी, एक ये होगी बी पी, और एक साइड इसकी ये वाली होगी है, ठीक है, यहां पर ओ बी वाली। तो अगर मैं यहां पर रूल लगाऊं वेक्टर एडिशन का, तो देखो ओ बी वेक्टर जहां पर ये खत्म हो रहा है, वहीं से ये बी पी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, ये वाला, देखो ओ बी पी, ठीक है, ओ बी पी। तो इसमें अपने लिखेंगे, यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, ओ बी पी अपना, मैं अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूं। तो यहां पर अपने जो लिखेंगे, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं अब आपके सामने यहां पर, कि देखो बच्चों इन ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है, वही सेम ट्राइंगल लॉ आपको लगाना है। तो ट्राइंगल लॉ जब आप इसमें लगाओगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस में बी पी वेक्टर, ठीक है। अब ओ बी वेक्टर जो आपके पास था, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर अगर आपके पास था, तो ये वाई जे कैप था, ठीक है। और दूसरा था आपके पास बी पी वेक्टर, ठीक है। बी पी वेक्टर अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं यहां पर, जो आपके सामने है बी पी वेक्टर, यहां पर बी पी वेक्टर, सॉरी बी पी वेक्टर है, ये आपका वाई के कैप के इक्वल आ रहा है, ठीक है।
ये आपका क्या आ रहा है, y k कैप के इक्वल आ रहा है। और जो ओ बी वेक्टर है ये अभी आप निकाल के आए हो, मैंने ओ बी वेक्टर यहाँ पर गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर जो आएगा आपके पास बी पी वेक्टर है ये वाई जे कैप के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ओ बी वेक्टर यहाँ पर ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। तो अब अपने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं और फर्स्ट से अपने वैल्यू सेकंड में पुट कर देते हैं। फर्स्ट से वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, क्योंकि ओ बी वेक्टर अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में है। तो ओ पी वेक्टर जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि ओ पी वेक्टर अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो सही, इसको एडजस्ट करके लिख देता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप आपके पास बन गया है। और इसको अपने मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में उसकी वैल्यू आ गई है, जो आपका पोजीशन वेक्टर था उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अपने शो कर दिया है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा ही हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करते हो, किसी पोजीशन जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन को शो करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का टॉपिक यहीं तक, यानी कि अपने बेसिक चीज समझी है। एक तो पोजीशन वेक्टर निकालना समझा है, नई चीज यहाँ पर क्या थी ये आपने पढ़ा था। वैसे तो आपने जो डायरेक्ट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, सॉरी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसमें आपने डायरेक्ट निकाल लिया था। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा था ना कि अगर मान लो ये एक्स वेक्टर है, ठीक है, ये y वेक्टर है और ये z वेक्टर है मान लो, तो यहाँ पर ये वाला x है, y है और इधर z है, तो x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू z वेक्टर, ये तो आपने डायरेक्ट पढ़ा था। और बिल्कुल इसी तरीके से अपने z वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो वो अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप प्रीवियस ईयर पढ़ चुके हो, प्रीवियस क्या 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, ये 11th का टॉपिक था। लेकिन अब जो नया सीखा अपने यहाँ पर, ये 3D में वैल्यू निकालनी सीखी है। मतलब 3D में वहां पर अपने ओनली फॉर्मूला पढ़ा था, अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो अपनी चीज सीखी है। तो इसको 2-3 बार कॉपी में लिख के देखना। और हो सकता है मेरी आज की क्लास स्लो हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा बीएससी को पढ़ाने का। तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर आगे जरूर करना। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। और जो इसकी PDF नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।